हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिड बेस इम्बैलेंस जब बॉडी में हो जाता है, चार कंडीशंस इसमें आती हैं: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। मैंने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस एक्सप्लेन किया है, तो ये मैं एसिड बेस इम्बैलेंस की सीरीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैंने एसिड बेस बैलेंस का जो बेसिक्स होता है, जिसमें सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं, वो लेक्चर भी डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इस वीडियो में भी मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये सब समझ आ जाएगा। सो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं एसिडोसिस क्या होता है। सबसे पहले एसिडोसिस नेम से ही क्लियर है कि बॉडी में एसिडिक कंडीशन हो गई है। तो एसिडिक कंडीशन का क्या मतलब है? दैट इज रिडक्शन इन पीएच बिलो नॉर्मल रेंज। जब पीएच नॉर्मल रेंज से नीचे चली जाती है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल रेंज है, मीन्स हमारे ब्लड का जो पीएच है, हमारे प्लाज्मा का जो पीएच है, वो क्या होता है 7.35 टू 7.45। और ये एक नैरो रेंज है। इस रेंज में हमारा ब्लड का पीएच होता है। पीएच क्या होता है? पीएच होता है दिस इज हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कितने किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस हैं? हाइड्रोजन आयंस बेसिकली क्या होते हैं? जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट करते हैं। मीन्स हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही सॉल्यूशन बेसिक होगा, मीन्स अल्कलाइन होगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस। और जितना ज्यादा एसिड बॉडी में होगा उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। इट मीन्स ये जो पीएच होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयंस के, क्योंकि pH होता है log 1/H पॉजिटिव आयंस। इट मीन्स जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी pH कम होगा। ये इसका ऑपोजिट होता है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH ज्यादा होगा। तो pH स्केल से हम देखते हैं, ये एक pH स्केल होता है जिसके सेंटर में 7 होता है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। तो हम वैसे pH को ऐसे देखते हैं नॉर्मली। अगर हम अपनी बॉडी की बात नहीं करते तो pH हम ऐसे देखते हैं, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे चले जाएं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये होता जाता है एसिडिक। और अगर 7 से ऊपर जाएं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इधर क्या होता है बेसिक। लेकिन हमारे जो ब्लड है, हमारा जो प्लाज्मा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7 नहीं होता। हमारे ब्लड का पीएच क्या है 7.35 टू 7.45, तो वो अराउंड समवेयर यहाँ पर है 7.35 टू 7.45। और ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन है तो ये बेसिक थोड़ा सा स्केल के ऊपर, पीएच स्केल के ऊपर, लेकिन हमारे ब्लड के लिए ये क्या है न्यूट्रल है। मीन्स हमारा ब्लड, हमारा जो बॉडी है उसका इतना ही पीएच होना चाहिए, 7.35 टू 45 बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे? अगर 7.35 से कम पीएच हो जाता है तो वो कंडीशन क्या है एसिडिक, एसिडोसिस। मतलब उस कंडीशन में हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट ज्यादा हो गया है, मीन्स एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है। ऑन द अदर हैंड, अगर 7.45 से ज्यादा पीएच हो जाता है तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या है बेसिक। हमारी बॉडी में एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी, मीन्स एल्कलोसिस हो जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी अगर पीएच ज्यादा है, मीन्स एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है बॉडी में, और बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है अगर 7.45 से पीएच ज्यादा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं एसिडोसिस, और कौन सा एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक अभी देखेंगे कि क्यों कहते हैं। तो एसिडोसिस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसिडोसिस इज द रिडक्शन इन पीएच बिलो नॉर्मल रेंज। पीएच नॉर्मल रेंज से कम हो गया, मीन 7.35 से कम हो गया है, और इंक्रीज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। अगर pH कम हो गया है तो इसका ऑपोजिट होगा, मीन्स H पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में इंक्रीज हो गई है। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना मतलब एसिड का बॉडी में बढ़ना।
क्योंकि H पॉजिटिव आयंस तभी आते हैं हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है, मींस डोनेट करता है। जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, मींस वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। वेयरएज बेसिस क्या होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। नाउ एसिडोसिस इज प्रोड्यूस बाय, हमारी बॉडी में एसिडोसिस कंडीशन मींस हमारी बॉडी में जब एसिड ज्यादा हो गया तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर हमारी बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया है। CO2 का लेवल इंक्रीज होना मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PaCO2 ब्लड में इंक्रीज हो जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ABG के लिए भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारी बॉडी में कितना होता है, 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि pH 7.35 to 45 है तो लास्ट के डिजिट्स 35 to 45 क्या हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में एसिडिक कंडीशन होती है, क्योंकि CO2 क्या है, CO2 एक एसिडिक गैस है, इसकी प्रेजेंस में एसिड बनता है हमारी बॉडी में। अभी हम एक इक्वेशन देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, या फिर एसिडिक कंडीशन हमारी बॉडी में कब बन सकती है, डिक्रीज इन HCO3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये जो HCO3 माइनस है ये क्या है, ये बेस है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाती है हमारी बॉडी में, मींस बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ये बेस है। अगर CO2 एसिड है तो ये बेस है, CO2 एसिड नहीं है लेकिन ये जो गैस है CO2 गैस, इसके प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन सिक्रीट होते हैं और HCO3 माइनस क्या है, बेस है। तो ये आप याद रखें, अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज होती है तो pH इंक्रीज होता है, मींस हमारी बॉडी में अगर ये कम हो गया तो मतलब हमारी बॉडी क्या हो गई, एसिडिक हो गई। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज CO2। ये CO2 कहाँ से आ रहा है, ये CO2 हमारे सेल्स जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली जनरेट कर रहे हैं CO2 को। सेल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितने भी सेल्स हैं मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, CO2 रिलीज करते हैं। जैसे ही CO2 ब्लड में आता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस में। जितनी भी ये एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है और देन ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, एसिड। अब इसके आगे ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, एज पर द नीड। एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी इस तरफ भी ले जाती है इस रिएक्शन को और ऑपोजिट भी ले जाती है। तो H2CO3 ये क्या होता है, ये एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड मतलब ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जल्दी से टूट जाता है। जल्दी से ये डिसोसिएट किस में हो जाता है, H पॉजिटिव आयंस प्लस HCO3 माइनस, मतलब एक H पॉजिटिव आयन को लिबरेट कर देता है। ये क्यों, क्योंकि ये एसिड है। एसिड क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करता है और एक बेस को, ये क्या है हमारे बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी जा सकती है, एज पर हमारी बॉडी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती रहती है। तो ये जो इस साइड की इक्वेशन है ये लंग्स कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, लंग्स एंड किडनीज। और दूसरा ये वाली जो इक्वेशन है इधर साइड की, ये कौन कंट्रोल करता है, किडनीज। अब कैसे कंट्रोल करती हैं, जब हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मीन्स CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है सपोज, तो ये जो एसिड है ये CO2 प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो CO2 है ये लंग्स के थ्रू बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाएगा। तो CO2 का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और जब CO2 का लेवल कम होगा तो एसिड कम बनेगा, H पॉजिटिव आयंस कम निकलेंगे। तो ये लंग्स कंट्रोल करता है। इधर साइड ये किडनीज कंट्रोल करती हैं। तो जितने हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ये किडनीज इसका एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। तो हाइड्रोजन आयंस को किडनी एक्सक्रीट आउट कर देती है यूरिन के थ्रू, ताकि एक बैलेंस बना रहे एसिड का। और HCO3 माइनस जो कि बेस है बाइकार्बोनेट आयंस, इसको किडनीज रीएब्सॉर्ब करती है नॉर्मली।
इतना रीएब्जॉर्ब करती है कि एक बैलेंस बना रहे बॉडी में, एसिड बेस बैलेंस का। नाउ जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो कितना होता है 1:20। इट मीन्स अगर एक एसिड है तो बेस कितना होना चाहिए 20 हमारी बॉडी में, तब जाके एसिड बेस बैलेंस बनता है। अगर हमारी बॉडी में ये डिस्टर्ब हो जाता है, सपोज जो एसिड का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है या फिर बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया है, तो हमारे बॉडी में क्या कंडीशन होगी, एसिडोसिस, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। इसी से ऑपोजिट अगर इसका लेवल कम हो गया, एसिड का लेवल कम हो गया और बाइकार्ब का लेवल ज़्यादा हो गया, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एसिक, एल्कलोसिस, और पीएच में चेंज देखने को मिलेगा। सपोज एसिडिक कंडीशन है तो पीएच 7.35 से कम होगा, बेसिक होगी तो 7.45 से ज़्यादा होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि एसिडिक कंडीशन हमारी बॉडी में कब बनती है, या तो CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो गया, CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो गया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो गया, और या फिर HCO3- ये जो बेस है इसका अमाउंट अगर कम हो गया बॉडी में तो भी एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। HCO3- का नॉर्मल अमाउंट क्या है हमारी बॉडी में, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इतना अमाउंट HCO3- हमारे बेस बाइकार्बोनेट आयंस का होना चाहिए बॉडी में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैंने आपको बताया एसिड बेस इम्बैलेंस में 4 कंडीशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। सो सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस क्या होता है कि अगर लंग CO2 को ठीक से बाहर नहीं निकाल रहा, या फिर तो ज़्यादा ही एक्सेल आउट कर दी है CO2 लंग्स ने, या फिर बहुत कम एक्सेल आउट कर दिया, रिटेन करने लग गया है, तो उस कंडीशन में अगर CO2 बॉडी में ज़्यादा हो गई तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस में एसिड बनता है। और अगर CO2 ज़्यादा बाहर निकाल दी तो CO2 बाहर चली जाएगी तो एसिड नहीं बनेगा, बेसिक कंडीशन हो जाएगी बॉडी में, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, किडनीज से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड क्यों है, अगर किडनीज फेल हो जाती है H- आयंस को एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी में, या फिर HCO3- को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही किडनी, 2 चीजें कर रही है किडनी। वैसे किडनीज क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करती है ताकि बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बना रहे, ज्यादा एसिड ना हो जाए बॉडी में, क्योंकि H- आयंस होगा तब भी कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो H- आयन को ही निकाल दिया तो एसिड कम बनेगा। और HCO3- जो बाइकार्बोनेट है, बेस है, उसको बॉडी में रीएब्जॉर्ब करवाती है, मींस ब्लड में इसको वापस ले जाती है, क्योंकि इसने बेस ने क्या करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो एक एसिड बेस बैलेंस बना के रखना है किडनी ने। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि ये किडनीज क्या करती हैं, H- आयंस को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती। तो अगर H- आयंस की एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही किडनीज के थ्रू, किडनी फेलियर है, कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो ये इसका अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा H- आयंस का, क्योंकि H- आयंस की प्रेजेंस में एसिड बनता है तो हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। और किडनीज क्या कर सकती है, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसको किडनीज ने ज्यादा ही बाहर निकाल दिया, इंक्रीज लेवल इसका एक्सक्रीट आउट कर दिया और रीएब्जॉर्ब कम किया है इसको, तो भी क्या होगा, हमारी बॉडी में बेस कम हो जाएगा और एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यही है कि जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं H- आयंस को या फिर एसिड्स को एक्सक्रीट आउट करने में, बॉडी से एसिड को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती किडनीज, ये मेन रीजन है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो किडनीज हैं वो मेनली एसिड्स को एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पा रही, और भी रीजन है बट मेन प्राइमरी रीजन क्या है कि किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही एसिड्स को। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ते हैं क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ प्राइमरी डिक्रीज इन द HCO3- इन द ब्लड एंड टू मच एसिड इन द ब्लड दैट लोअर्स द ब्लड pH। सो मेनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में प्राइमरी क्या चीज हो रही है, प्राइमरी इसमें ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है बाइकार्बोनेट वाली, जो कि किडनीज इसका काम है, किडनीज का काम है ये बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। तो हमारी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट का लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेस का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया है। अब बेस का लेवल हमारी बॉडी में कब डिक्रीज हो सकता है, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ प्राइमरी डिक्रीज इन द HCO3- इन द ब्लड।
सो मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि जो HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, बाइकार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में ब्लड में कम हो जाती है, इसका अमाउंट कम हो जाता है। तो अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी यहाँ पर कि जो बाइकार्बोनेट है वो कौन कंट्रोल करता है, किडनीज, और किडनीज बाइकार्बोनेट के लेवल को कंट्रोल कर रही है, मींस किडनीज ने इसको वापस रीअब्सॉर्ब करना है ब्लड में, लेकिन ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा ब्लड में, HCO3 माइनस का बेस का अमाउंट ब्लड में कम हो जाएगा। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में चेंज आता है तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर बाइकार्बोनेट के लेवल में चेंज आता है HCO3 माइनस के लेवल में जो कि 22 to 26 है, अगर इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो वो मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो इसमें HCO3 माइनस का लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्या हो गया, टू मच एसिड इन द ब्लड, या तो टू मच एसिड मींस बहुत ज्यादा एसिड बिल्डअप हो गया ब्लड में, जब बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा ब्लड में तो बेस का अमाउंट ब्लड में कम हो गया, एसिड ज्यादा हो गया तो एसिडोसिस कंडीशन हुई। HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। नाउ pH जो होगा वो लेस देन 7.35 होगा क्योंकि एसिड है बॉडी में, तो एसिड होगा तो pH डिक्रीज होगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो pH है वो किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो गई है, मींस एसिड बॉडी में ज्यादा है, तो pH कम हो जाएगा। नाउ इट कैन अकर बिकॉज ऑफ 3 मेन रीजंस, 3 वजह से ये हो सकता है। फर्स्ट रीजन है इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी, या तो हमारी बॉडी ही ज्यादा एसिड बना रही है, तो ऐसी कंडीशंस अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें बॉडी ज्यादा एसिड बनाती है। जैसे कि एक कॉमन सा एग्जांपल क्या, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो कीटो एसिड्स बनाता है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ एसिड्स, या फिर एक्सीडेंटली एक पर्सन ने एसिड को इंजेस्ट कर लिया है, एसिड को इंजेस्ट कर लिया, लाइक पेंट को इंजेस्ट कर लिया है, एक्सीडेंटली हो सकता है, या फिर इंटेंशनली भी हो सकता है, कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स में एसिड्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, या फिर HCO3 माइनस जो कि मैंने बताया इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है मेनली, तो HCO3 ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसका एक्सेसिव लॉस हो गया है बॉडी से, किसी भी रीजन की वजह से, वो हम आगे कॉजेज पढ़ेंगे कैसे होता है ये। इसका लॉस अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो भी बेस का अमाउंट कम हो जाएगा, एसिड का ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ किडनीज टू एक्सक्रीट एसिड्स, और मैंने बताया कि किडनीज अगर H पॉजिटिव आयंस को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, मींस किडनीज का काम क्या है, जो भी एसिड्स बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको बाहर निकालना बॉडी से, तो अगर किडनीज ऐसा नहीं कर पा रही तो बॉडी में एसिड की एक्यूमुलेशन होती रहेगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। देन आता है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फर्स्ट आता है एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेकंड है क्रोनिक। एक्यूट हमें पता है कि अभी अभी कंडीशन हुई है, ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ, सो ये लास्टिंग फ्रॉम मिनट्स टू सेवरल डेज, ये कुछ मिनट से कुछ दिनों की कंडीशन है जिसको बोलते हैं एक्यूट। देन ऑफन अकर्स ड्यूरिंग सीरियस इलनेसेस और हॉस्पिटलाइजेशन, ये कब होता है एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तब होता है जैसे कि कोई पेशेंट सीवियरली इल है, जैसे कि किसी पर्सन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई है तो उसको एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, एंड इज जनरली कोज्ड व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक कीटो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स। वही मैंने बताया कि बॉडी अगर ज़्यादा अमाउंट में एसिड्स बना रही है, या फिर एक्यूट कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि किसी पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया है एसिड, अगर कोई इंजेस्ट कर लेगा एक्सीडेंटली भी हो सकता है, या फिर कोई ड्रग ओवरडोज हो सकती है जिसकी वजह से एसिड हो गया बॉडी में, तो ऐसी कंडीशंस एक्यूट हैं। देन क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स काफ़ी टाइम से है, लास्टिंग सेवरल वीक्स टू ईयर्स, कुछ हफ्तों से, महीनों से, ईयर्स से, सालों से पेशेंट को कोई कंडीशन है, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी फेलियर है, काफ़ी टाइम से क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो किडनीज हैं वो एसिड को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, या फिर HCO3 माइनस का लॉस ज़्यादा हो रहा है, बेस का लॉस ज़्यादा हो रहा है बॉडी से, तो वो कंडीशन हो जाती है क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट आता है एनायन गैप। एनायन गैप क्या होता है, जब भी हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ते हैं तो एनायन गैप को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो एनायन गैप क्या होता है, एनायन गैप इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी क्यों ज़रूरी है, हम एनायन गैप क्यों देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोज को समझने के लिए कि कोज क्या है,
या तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड बिल्डअप हो रहा है, या फिर आप बॉडी से ज़्यादा बाइकार्बोनेट मीन्स बेस को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या कोज है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं हमारे ब्लड में वो इक्वल होते हैं नेगेटिव चार्ज आयंस के फॉर द ब्लड टू रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारा ब्लड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो इक्वल होंगे किसके? पॉजिटिवली चार्ज आयंस के। तो तभी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ब्लड बनेगा। तभी आयंस अगर न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव जितने हैं उतने नेगेटिव होंगे, तभी हमारा ब्लड क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम एनायंस बोलते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी कैटायंस और एनायंस हैं हम सभी को मेजर नहीं कर सकते इन द सेंस जब भी हम लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं या फिर एनायंस या फिर कैटायंस को मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि ईजिली हम मेजर कर सकते हैं, जो कि ईजी है और इनएक्सपेंसिव है। कुछ आयंस ऐसे हैं जिनको हम लेबोरेटरी में रूटीनली मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि या तो वो एक्सपेंसिव हैं या फिर डिफिकल्ट हैं मेजर करने। इसलिए हम क्या करते हैं? ओनली फ्यू कैटायंस एंड एनायंस आर मेजर्ड ड्यूरिंग रूटीन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। कुछ एनायंस और कुछ कैटायंस को ही मेजर करते हैं। कॉमनली मेजर कैटायन, अब कौन कौन से कैटायन को हम मेजर करते हैं? वो है सोडियम। सोडियम एक ऐसा कैटायन है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन है, Na पॉजिटिव, जिसको हम लैब में मेजर करते हैं। एंड जो कॉमनली मेजर्ड एनायंस हैं, एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज, वो कौन से हैं? एक तो क्लोराइड और एक बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3 माइनस, और क्लोराइड क्या है? Cl नेगेटिव। ये इन कैटायंस और एनायंस को हम लैब में मेजर करते हैं। अब क्योंकि कैटायंस और एनायंस दोनों का अमाउंट इक्वल होता है ब्लड में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ब्लड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मींस पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस इक्वल रहते हैं। तो जब हम कैटायन सोडियम को मेजर कर लेते हैं तो बाकी का जो अनमेजर्ड कैटायन है जिसको हमने मेजर नहीं किया उसका हमें पता लग जाता है कि वो कितने होंगे। ऐसे ही हम एनायंस जो कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट है इनको मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक इक्वल अमाउंट होता है कैटायंस और एनायन का, तो इनको मेजर करके हमें जो बाकी जो अनमेजर्ड एनायंस हैं उसका अमाउंट पता लग जाता है। तो जो अनमेजर्ड एनायन है जिनको हमने मेजर नहीं किया, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज ये जो बार है ये है कैटायंस का और ये बार है एनायन का, क्योंकि कैटायंस और एनायंस इक्वल है। ये है कैटायंस और ये है एनायन। जो कैटायन को हम मेजर करते हैं वो क्या है? सोडियम। सपोज इतना सोडियम है हमारी बॉडी में, और जो एनायंस को हम मेजर करते हैं वो क्या है? क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सपोज इतने बाइकार्बोनेट है हमारी बॉडी में, HCO3 माइनस, एंड इतने क्लोराइड आयंस हैं हमारी बॉडी में सपोज। जब हम सोडियम का अमाउंट जो कि मेजर हम कर सकते हैं इजिली, अगर इसका अमाउंट हमने मेजर कर लिया तो इसका अमाउंट हमें पता लग जाएगा कितना है, राइट? क्योंकि ये इक्वल होते हैं। और अगर हमने बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का अमाउंट मेजर कर लिया तो हमें इसका अमाउंट पता चल जाएगा, ये बाकी का जो अनमेजर्ड है। तो इसलिए एनायन गैप क्या होता है? एनायन गैप रेफर्स टू एनायंस यूजुअली नॉट मेजर्ड इन द लेबोरेटरी लाइक। तो एनायन गैप क्या है? एनायन गैप मेनली क्या है? ये जो एनायंस हैं ये इतना गैप मतलब ऐसा कोई गैप नहीं है, बस ये गैप इसलिए हम इसको गैप इसलिए बोलते हैं ताकि हमें एक पता लग जाए कि इतने अनमेजर्ड हैं अनायन। मतलब अगर हम मेजर्ड का अमाउंट निकाल लेंगे तो हमको अनमेजर्ड पता लग जाएंगे कितने हैं ब्लड में। फॉर एग्जाम्पल एक ईजिली अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज हमें पता है कि टोटल 10 एप्पल्स हैं एक बॉक्स में, 10 एप्पल्स, और किसी बच्चे ने उसमें से 4 एप्पल्स ले लिए। तो हमें नहीं पता कि उसने कितने एप्पल लिए, लेकिन हमें ये पता था कि बॉक्स में 10 एप्पल्स हैं। तो हमें बॉक्स में अब कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। तो हमको 6 पता है, 6 हमने कैलकुलेट कर लिए कि 6 बॉक्स में प्रेजेंट है। हमें पता था टोटल इतने थे, 10 थे। तो अनमेजर्ड कितने हुए? मीन्स हमें वो तो नहीं पता कि बच्चा कितने लेके गया, लेकिन हमें पता लगा लिया कि 6 हैं तो 4 लेके गया होगा क्योंकि टोटल 10 थे। तो एक ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इफ यू कैन कोरिलेट विद इट।
तो ये आपको समझ आ जाए, आई होप। नाउ जो एनायन जो कि अनमेजर्ड होते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर पाते, जो कि डिफिकल्ट है मेजर करने, जैसे कि एक्सपेंसिव हो सकते हैं या फिर हार्ड है कैलकुलेट करने, तो वो होते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, लैक्टेट एंड प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन। तो ये इंपॉर्टेंट है 4। तो ये अनमेजर्ड है एनायंस। और अगर अनमेजर्ड एनायन का लेवल अगर बॉडी में हाई है तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में ये एसिड्स प्रेजेंट हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, लैक्टेट, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, राइट। तो इसका लेवल ज्यादा होना मतलब एनायन गैप का लेवल ज्यादा होना, एनायन गैप हाई होना। अभी समझते हैं कैसे। तो एनायन गैप इज द सम ऑफ पॉजिटिव आयंस माइनस सम ऑफ नेगेटिव आयंस। तो एनायन गैप कैसे निकालते हैं? एनायन गैप हम निकालते हैं जो पॉजिटिव आयंस है मीन्स कैटायंस को माइनस करके सम ऑफ नेगेटिव आयंस मीन्स अनायंस में से माइनस करना है। कैसे? जैसे कि सोडियम क्योंकि कैटायन, सम ऑफ कैटायंस क्या है जो हम मेजर कर सकते हैं, मेजर एक ही कर सकते हैं, सोडियम कर सकते हैं। इसमें से हमने माइनस क्या करना है? सम ऑफ एनायंस। सम ऑफ एनायन मीन्स टोटल ऑफ एनायन। एनायन कौन से हैं जो हम मेजर कर सकते हैं? क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। सो क्लोराइड आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। नाउ ये होता है हमारा एनायन गैप। क्या होता है ये? एनायन गैप। ये इक्वेशन है, इसको ऐसे निकालते हैं। नाउ सोडियम का तो ये बहुत इजी है निकालना। सोडियम का लेवल पता लगाओ। सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है? नॉर्मली 135 टू 145 ब्लड में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतनी प्लाज्मा में होती है। सो सपोज हम 137 ले लेते हैं यहाँ पर। और क्लोराइड का लेवल कितना होता है? क्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में होता है 96 टू 106। तो ये होता है 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो सपोज इसका लेवल हम ले लेते हैं 104। और बाइकार्बोनेट का लेवल तो हमें पता ही है वो कितना है? 22 टू 26। तो इसको हम ले लेते हैं सपोज 24 ले लेते हैं। तो अब क्या करना है? हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लेवल को जितना होगा बॉडी में, एंड सोडियम के लेवल में जो सोडियम का लेवल होगा इन दोनों को माइनस कर देना है आपस में। इन दोनों को माइनस करके अराउंड 9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा। तो ये जो 9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आया है 9, ये क्या है? हमारा एनायन गैप। अब एनायन गैप की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4 टू 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल इन द सेंस कि अगर एनायन गैप नॉर्मल है तो इसका मतलब इनका जो अमाउंट है ना ये नॉर्मल है बॉडी में। जो अनमेजर्ड एनायन है इनका लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि एसिडोसिस नहीं हो सकता, इसका मतलब कि इनका अमाउंट नॉर्मल है, बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर रही ज्यादा, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। और अगर एनायन गैप हाई है, सपोज 12 से हाई है, तो इसका मतलब ये जो अनमेजर्ड एनायन है सल्फेट, फॉस्फेट, लैक्टेट, प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, इनका अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। तो इसके बेसिस पर हाई एनायन गैप होता है और एक नॉर्मल एनायन गैप होता है। हाई एनायन गैप रेफर्स टू मच एसिड इन द ब्लड। इट मींस बहुत ज्यादा एसिड हो रहा है ब्लड में। एक मेन रीजन है एसिडोसिस का, दैट वाइप आउट बाइकार्बोनेट, जो कि बाइकार्बोनेट को वाइप आउट कर रहा है, बाइकार्बोनेट को कम कर रहा है बॉडी में। सो सपोज हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ज्यादा है तो एक तो एसिड ही प्रेजेंट है, क्लियर एसिड प्रेजेंट है बॉडी में, पीएच तो कम हो गई। और एसिड क्या लिबरेट करते हैं? H पॉजिटिव आयंस। जब H पॉजिटिव आयंस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बाइकार्बोनेट के साथ, क्योंकि ये इसको न्यूट्रल करता है। तो ये दोनों भी क्या बनाते हैं? मिलकर एसिड बनाते हैं, H2CO3। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये रिवर्स भी चल सकती है। तो जब बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड ही बनता है, मींस हाइड्रोजन आयन जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनता है। तो इसलिए अगर ज्यादा एसिड बॉडी में प्रेजेंट है तो वो बाइकार्बोनेट को कम करता जाएगा, मींस बाइकार्बोनेट का लेवल कम होता जाएगा बॉडी में। देन नॉर्मल एनायन गैप क्या हो गया है? नॉर्मल एनायन गैप मतलब इनका लेवल तो सही है, ये जो अनमेजर्ड एनायन है इनका लेवल तो सही है, लेकिन कोई और रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है। सो नॉर्मल एनायन का गैप का मतलब है व्हेन यू लूज टू मच बाइकार्बोनेट फ्रॉम ब्लड, जब आप ज्यादा बेस ब्लड से बाहर जा रहे हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है अभी हम वो देखेंगे। सो कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेस्ड ऑन एनायन गैप। वैसे आप एनायन गैप को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपने एनायन गैप को याद नहीं रखना तो आप सिंपली कॉजेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है।
तो एनायन गैप क्या होता है, इसके कोजेस क्या है, कोजेस ऑफ हाई एनायन गैप एंड कोजेस ऑफ नॉर्मल एनायन गैप। हाई एनायन गैप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मीन्स हमारी बॉडी में एसिड का बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। नॉर्मल एनायन गैप का मतलब है कि हमारी बॉडी बाइकार्बोनेट को ज्यादा बाहर निकाल रही है, एक्सक्रीट आउट करवा रही है, मींस लॉस ऑफ एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयंस हो रहा है बॉडी से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो हाई एनायन गैप में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस और सर्कुलेटरी शॉक, ऐसी कंडीशन जिससे हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड बन रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस लैक्टिक एसिड ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज्यादा बनना। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में कब बनता है, जब भी हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं जब बहुत ज़्यादा, तो हम ऐसे हाफने लग जाते हैं, राइट, हमारे टिश्यूज में दर्द होने लग जाता है, हमारी बॉडी में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या है, एनारोबिक सिचुएशन आ जाती है, मीन्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा बॉडी क्या ट्राई करता है, लैक्टिक एसिड को बनाना शुरू कर देता है। सो जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस जो कि रेस्पिरेटरी हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी। जब बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। सेकंड हो सकता है सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक में क्या है, हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं जा रही। तो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। तो बॉडी में एसिड बिल्डअप हो रहा है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी में एसिड बनता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। जो सीवियर डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन कम होता है। तो जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होता, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। तो अब ग्लूकोज तो वैसे ही पड़ा है, ब्लड शुगर हाई है, तो अब बॉडी को तो कुछ एनर्जी के लिए चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, फैट्स का मेटाबॉलिज्म शुरू कर देती है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म शुरू कर देती है। तो उससे क्या होता है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, एसिटोएसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सो ऐसी कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस में जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस भी क्या है, एसिडिक कंडीशन है, एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। देन आता है क्रॉनिक रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी इंजरी। सो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है पेशेंट को। उन कंडीशन में क्या होता है कि किडनीज जो हमारी बॉडी में एसिड बन रहा है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पाती बॉडी से। तो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि किडनीज हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा पाएगी, क्योंकि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि किडनीज हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पाएगी, तो हमारी बॉडी में ही एसिड का बिल्डअप हो जाएगा। किडनी का काम क्या है, एसिड्स को बाहर निकालना, वेस्ट को बाहर निकालना। तो जब रीनल फेलियर होगा या फिर एक्यूट किडनी डिसीज होगी तो किडनीज फेल टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड, सल्फेट एंड फोस्फेट को बाहर नहीं निकाल पाएगी। देन एसिड पॉइजनिंग और अल्कोहल ओवर यूज। एसिड पॉइजनिंग मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली पर्सन ने एसिड को इंजेस्ट कर लिया है, एसिड को इंजेस्ट कर लिया, पेंट्स में होता है फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड्स, ये सब क्या है, एसिड्स है। तो अगर पेशेंट या फिर किसी पर्सन ने इसको इंजेस्ट कर लिया है तो उसकी बॉडी में एसिड का अमाउंट एकदम से ज़्यादा हो गया। या फिर अल्कोहल ओवर यूज से भी ज़्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं तो उससे भी एसिड का अमाउंट हमारी बॉडी में बिल्डअप हो जाता है। देन डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। डिहाइड्रेशन में भी होता है, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गई या पर्सन को, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो भी एसिड हमारी बॉडी में बिल्डअप होता रहता है। सैलिसिलेट्स, अगर सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी है जैसे कि एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो गई है तो ये भी क्या करते हैं, एसिड को एक्यूमुलेट करवाते हैं, हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की वजह से। प्लस इसमें एक और कंडीशन भी होती है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है। साथ में मैंने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो लंग्स हैं वो कॉम्पनसेट करते हैं। जब भी ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स और किडनीज, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो लंग्स किडनीज की हेल्प करता है, किडनीज लंग्स की हेल्प करती हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जैसे कि अगर CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया बॉडी में तो किडनीज क्या करती हैं कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करने लग जाती है बॉडी से और बाइकार्बोनेट को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती है, ऐसे हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है बॉडी में और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रही है बॉडी में, एसिड ज़्यादा हो रहा है। तो लंग्स कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, लंग्स CO2 को ज़्यादा बाहर निकालते हैं बॉडी से।
अगर लंग्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो ब्रेन क्या करता है, हमारे जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं जहां पर ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज की वॉल्स में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो CO2 का अमाउंट है अगर वो इंक्रीज हो गया है या फिर डिक्रीज हो गया है तो ये कीमोरिसेप्टर सेंस कर लेते हैं, ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन सेंटर जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन स्टेम में, वो लंग्स को बोलता है। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को ज़्यादा बाहर निकालते हैं। अगर ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत है मीन्स अपने रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एसिड का बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। तो लंग्स कैसे कॉम्पनसेट करेंगे कि CO2 को ज़्यादा बाहर निकालेंगे बॉडी से, क्योंकि अगर CO2 बाहर जाएगी तो अगर आपको वो इक्वेशन याद है तो CO2 वाटर की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाती है, जब CO2 नहीं होगा तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में लंग्स कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, एसिड को बाहर निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में लंग्स हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, मीन्स ज्यादा डीप ब्रीदिंग करते हैं, ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, जिससे क्या होता है CO2 ज्यादा एक्सेल आउट हो जाती है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। नाउ अब पढ़ेंगे कोजेस ऑफ नॉर्मल एनायन गैप। सो आई होप हाई एनायन गैप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है किसी वजह से, ये सारी वजह है जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बन रहा है। नॉर्मल एनायन गैप क्या है, नॉर्मल एनायन गैप में क्या है कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से। अब कैसे हो सकता है, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस। सबसे पहले इसको हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब भी हमारी बॉडी से एक्सेस लॉस हो जाता है HCO3 माइनस आयंस का, तो HCO3 माइनस आयंस, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो एनायंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनका एक बैलेंस रहता है, एनायंस कैटायंस का बैलेंस रहता है। तो जब इसका अमाउंट HCO3 माइनस का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, सपोज हाफ हो गया, तो ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये बढ़ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि बैलेंस तो बना के रखना है ना, जितने कैटायंस है उतने एनायंस होने चाहिए बॉडी में। इसका अमाउंट कम हो गया और क्लोराइड का उतना ही रहा, तो फिर तो क्या हो गया, एनायन कम हो गए बॉडी में। तो एनायंस अपने आप को इंक्रीज करते हैं। एक HCO3 माइनस अगर बॉडी से लॉस होता है तो एक क्लोराइड आयंस बॉडी में ब्लड में इंक्रीज होता है, मतलब एक ब्लड में क्लोराइड आयन शिफ्ट होगा। HCO3 अगर बॉडी से लॉस हो रहा है तो एक क्लोराइड आयन आएगा। तो इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि HCO3 माइनस बॉडी से लॉस हो रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्लोराइड आयंस का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। प्लाज्मा में क्लोराइड आयंस का अमाउंट इंक्रीज होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस भी बोलते हैं। किसको, नॉर्मल एनायन गैप वाले मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। नाउ लॉस ऑफ एक्सेस HCO3 माइनस ड्यू टू डायरिया। अब HCO3 माइनस बेस जो है हमारी बॉडी से कब लॉस होगा, बेस जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं हमारी, जितने भी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस है या फिर और भी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस है, उनमें बाइकार्बोनेट बेस का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये जो सिक्रीशंस हैं ये हमारे इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं वापस। लेकिन डायरिया में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंट स्टूल्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता इंटेस्टाइन को कि इसको रीअब्जॉर्ब कर पाए, तो इसका HCO3 माइनस का जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है थ्रू डायरिया। और साथ में ही डायरिया से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। देन पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल और बिलियरी फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन पैंक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल और बिलियरी। इसमें क्या एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स, जैसे कि पैंक्रियास का किसी की और ऑर्गन्स या फिर सरफेस के साथ हो सकता है, इंटेस्टाइन का किसी और ऑर्गन या फिर सरफेस के साथ, बिलियरी ट्रैक का किसी और ऑर्गन या फिर सरफेस के साथ फिस्टुला हो सकता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे सिक्रीशंस जानी चाहिए थी, जैसे कि इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो वैसे ही आना चाहिए था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस, देन वो एनस के थ्रू देन बाहर चला जाता है एंड देन रीअब्जॉर्ब होती है बाइकार्बोनेट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शंस के कारण क्या हो रहा है कि HCO3 माइनस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, बेस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा और वो एक्सेसिव लॉस हो रहा है उसका बॉडी से। देन रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस RTA। इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं रीनल की, जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स है, लाइक स्पेशली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज H पॉजिटिव एक्सक्रीशन एंड HCO3 माइनस लॉस, किडनीज क्या कर रही हैं, H पॉजिटिव की एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही,
क्योंकि H पॉजिटिव एसिड है, इसकी प्रेजेंस में एसिड बनना है, तो इसकी एक्सक्रीशन जरूरी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। और HCO3- जो कि बेस है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन जरूरी है जितने अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए, लेकिन उसका ऑपोजिट हो रहा है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में, जिसकी वजह से H पॉजिटिव की जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो रही है, और H पॉजिटिव आयन हमारी बॉडी में ही है, जिसकी वजह से एसिड का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, एंड HCO3- जो कि बेस है उसका लॉस हो रहा है किडनी से। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जैसे कि एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड क्या डायूरेटिक है, और ये कैसे डायूरेटिक है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये इक्वेशन जो CO2 प्लस H2O वाली है, यहां पर कर लेते हैं। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3। ये H2CO3 वीक है, इसलिए ये डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट HCO3-। तो ये जो CO2 के साथ वाटर रिएक्ट किया है और ये जो एसिड बना है H2CO3, ये किसके प्रेजेंस में बना है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और देन ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस HCO3- में। मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन उल्टी भी जा सकती है, रिवर्स भी। HCO3- जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, और देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर बनता है, एंड देन ये CO2 जो है एक्सेल आउट हो जाता है लंग्स के थ्रू। तो यहां पर क्या हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर रहे हैं। मींस ये एंजाइम की प्रेजेंस में ही कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और कार्बोनिक एसिड ही H पॉजिटिव आयंस प्लस बाइकार्बोनेट में ब्रेकअप होता है। ये जो बाइकार्बोनेट है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसकी रीएब्जॉर्प्शन कब होगी? मींस ये कब बनेगा? जब ये प्रेजेंट होगा, ये एसिड प्रेजेंट होगा। ये एसिड कब प्रेजेंट होगा? जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होगा। तो इसका रोल किडनीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनीज में ये इक्वेशन चलती है, तब जाकर ये बनता है बाइकार्बोनेट, और इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है बैक इन द ब्लड, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसको नहीं बनने देते, उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे कार्बोनिक एसिड नहीं बनता। कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा तो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में किडनीज के थ्रू, और H पॉजिटिव आयन से एक्सक्रीट नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है टू मेनी लैक्सेटिव्स यूज। अगर आप लैक्सेटिव्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, तो क्या होगा कि बाइकार्बोनेट डायरिया हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन, जो रीएब्जॉर्प्शन होती है कंटेंट्स की, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बाइकार्बोनेट हैं, जो रीएब्जॉर्ब होने चाहिए इंटेस्टाइन के थ्रू, वो नहीं होंगे। तो एक्सेसिव लैक्सेटिव यूज से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सो आई होप आपको कोजेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ मैकेनिज्म टू कीप पीएच इन बैलेंस। अब कौन कौन से मैकेनिज्म है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो काम आते हैं पीएच को बैलेंस दोबारा करने के लिए, जिसको आप बोल सकते हैं कॉम्पनसेशन। जैसे कि मैंने लंग्स का बताया कि लंग्स क्या करता है, वो पीएच को दोबारा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लंग्स क्या करेगा, क्योंकि एसिडोसिस हो रही है कंडीशन, तो CO2 को ज्यादा निकालेगा। अभी देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी हेल्प करता है दोबारा पीएच को बैलेंस बनाने के। कैसे? ये जो सेल के अंदर होता है ना, सेल के बाहर अगर हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा है, मींस एसिड का लेवल ज्यादा है, तो सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम ज्यादा है, तो एक हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा, एक पोटेशियम बाहर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं जब एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो पोटेशियम है ये सेल के बाहर ज्यादा हो जाता है, मीन्स हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। तो फर्स्ट हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, थोड़ा पीएच थोड़ा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एसिडोसिस हो गया, पीएच कम हो गया, तो पीएच को थोड़ा बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है? हाइपरकैलेमिया, ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है। देन लंग्स, लंग्स मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आर्टरीज में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको सेंस करते हैं, देन ब्रेन स्टेम में ले जाते हैं, देन ब्रेन स्टेम लंग्स को सिग्नल भेजता है कि अब आप क्या करो, डीप और रैपिड ब्रीदिंग करो, क्योंकि CO2 को बाहर निकालना है। CO2 बाहर निकलेगा तो एसिड कम बनेगा बॉडी में, तो CO2 को एक्सेल आउट करवाने की कोशिश करता है लंग्स, ऐसे कॉम्पनसेट करता है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर लंग्स कॉम्पनसेट कर रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो ये जो CO2 का अमाउंट है ये भी डिक्रीज होगा ब्लड में, मींस जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है
वो 35 to 45 होता है, 35 से कम हो जाएगा। कब? जब लंग्स अगर कॉम्पनसेट कर रहा है तो। ब्लड पीएच को वापस लाने के लिए, ब्लड पीएच को नॉर्मल करने के लिए ये सब मैकेनिज्म है ताकि एसिड बेस बैलेंस हो सके। देन किडनीज। अब एक कंडीशन है कि किडनीज की वजह से एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, किडनीज H पॉजिटिव आयंस को एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पा रही। एक कंडीशन है कि किडनीज की वजह से बाइकार्बोनेट ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से। तो अगर किडनीज की वजह से नहीं हो रहा तो और भी कंडीशन हमने पढ़ी जिससे एसिड बिल्डअप होता है बॉडी में, तो तब किडनीज क्या करेंगी? कॉम्पनसेट करेगी। तब किडनीज हेल्प करेगी पीएच को बैलेंस करने के लिए। कैसे? इफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज नॉट कॉज्ड बाय रीनल प्रॉब्लम देन सेवरल डेज लेटर, क्योंकि किडनीज क्या है एकदम से एक्ट नहीं करती, लंग्स विद इन मिनट्स एक्ट करता है, लेकिन किडनीज क्या है कुछ डेज से कुछ वीक्स ले सकती हैं एक्ट करने के लिए, लेकिन इसका जो पीएच बैलेंस किया हुआ इट्स वेरी इफेक्टिव। तो सेवरल डेज लेटर किडनीज आती हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं? ट्राई टू एक्सक्रीट मोर। ये क्या करेगी? अब हाइड्रोजन आयन को, जो इसका काम है, जो इसने करना है, अगर किडनीज हमारी सही है किसी पर्सन की जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, किडनी सही है लेकिन किसी और वजह से एसिडोसिस हुआ है, तो किडनीज अपना काम अच्छे से करेगी कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट कर देगी बॉडी से कि तुम जाओ बाहर। जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे बॉडी से तो एसिड कम हो जाएगा बॉडी में, और रीएब्जॉर्ब किसको करेगी? HCO3- को, बेस को रीएब्जॉर्ब करेगी। तो ये मैकेनिज्म है पीएच को बैलेंस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? सिंपल सा है, एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी में क्या दिखाएगा? सबसे पहले एसिडोसिस है, एसिडोसिस में पीएच क्या होगा? 7.35 से कम होगा। HCO3- क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो HCO3- जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कम होगा। 22 मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मल कितना होता है? 22 to 26, 22 से कम होगा। अब एनायन गैप भी देख लेंगे इसमें। एनायन गैप अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है कि एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है किसी वजह से। नॉर्मल है अगर, तो इसका मतलब कि किडनीज या फिर कोई और चीज जैसे कि डायरिया, उससे बाइकार्बोनेट ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से। तो डिपेंडिंग अपॉन द गोज एनायन गैप भी चेक करेंगे। देन हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया हमने देख लिया क्यों होता है? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप की वजह से। हाइपरकेलेमिया इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे। हाइपरक्लोरीमिया भी हमने देख लिया क्यों होता है? क्योंकि क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है, तो इनका लेवल हम चेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को भी हम मॉनिटर करेंगे। अब ये था अनकॉम्पनसेटेड। अनकॉम्पनसेटेड मीन्स यहाँ पर जो लंग्स हैं वो कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, अभी लंग्स ने हेल्प करनी स्टार्ट नहीं की किडनीज की, तो ये वैल्यूज आएंगी। अब जब लंग्स हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, इफ लंग्स आर कॉम्पनसेटिंग, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि लंग्स CO2 को ज्यादा बॉडी से बाहर निकालेगा ताकि एसिड बिल्डअप कम हो बॉडी में। तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मींस जो अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना? 35 to 45 होता है नॉर्मल, 35 से कम हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा है लंग्स? पीएच को दोबारा नॉर्मल लाने के लिए। तो पीएच या तो नॉर्मल आ जाएगा या फिर नियर नॉर्मल होगा। और यूरिन पीएच भी चेक करेंगे। यूरिन पीएच क्यों चेक करेंगे? क्योंकि अगर तो एसिड ज्यादा बॉडी में बन रहा है तो एसिड क्या है? यूरिन में भी रिलीज होगा। सो यूरिन के पीएच को भी चेक करेंगे कि यूरिन में कितना एसिड या फिर बेस प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सो सबसे पहले आता है कॉस्मल्स रेस्पिरेशन। कॉस्मल्स रेस्पिरेशन क्या होता है? कॉस्मल रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि लंग्स कॉम्पनसेट करते हैं। लंग्स कैसे कॉम्पनसेट करते हैं? डीप ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग करके। तो जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट होगा, लंग्स कॉम्पनसेट करेंगे, तो उस पर्सन को आप देख के बता दोगे कि डीप और रैपिड रेस्पिरेशन ले रहा है। इट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन, कि उसके लंग्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं। जब लंग्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। देन उसके बाद आता है हेडेक एंड लेथार्जी। पर्सन को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। बॉडी में एसिड ज्यादा है, हेडेक, कंफ्यूजन, लेथार्जी, वीक फील करेगा बहुत ज्यादा पर्सन। एनारोक्सिया, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हाइपरक्लोरीमिया हो रहा है बॉडी में। हाइपरक्लोरीमिया है जब ब्लड में क्लोरीन का लेवल ज्यादा है, तो ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एनारोक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया इन कीटोएसिडोसिस। अगर कीटोएसिडोसिस है पर्सन को तो क्या उसको थर्स्ट, ज्यादा यूरिन आएगा। तो आपको पता ही है जो डायबिटीज, सीवियर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन सी? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। तो एक्सेसिव थर्स्ट और एक्सेसिव यूरिन। देन कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या होंगे? लो ब्लड प्रेशर होगा, कई केसेस में हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। देन सीवियर एसिडोसिस,
सीवियर एसिडोसिस में क्या होगा, प्रोड्यूसेस लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियाज। सीवियर एसिडोसिस है अगर पेशेंट को, सीवियर एसिडोसिस भी है और साथ में ही क्या हो रहा है, बॉडी में हाइपरकैलेमिया भी हो रहा है, पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो हार्ट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियाज भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीएफ लाइफ थ्रेटनिंग है जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो डेडली है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स हैं। देन उसके बाद मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। सो हमारा गोल क्या है, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कोज क्या है, कोज के बेसिस पर हमेशा मैनेजमेंट होती है। एक तो पेशेंट का कोज अगर आइडेंटिफाई कर सकें, एबीजी देखेंगे पेशेंट की, राइट, उससे हमें पता चलेगी काफ़ी चीज़ें, एनाइन गैप देखेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे, ठीक है, हेड टू टो असेस करेंगे, राइट, उससे ब्रीदिंग पता चलेगी, साइन एंड सिम्टम्स पता चलेंगे देखने से कि क्या कोज हो सकता है। तो अंडरलाइन कोज जो भी होगा, जितने भी हमने कोजेस पढ़े हैं उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है आईवी फ्लूइड्स देंगे, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस हो गया बॉडी से ज़्यादा और एसिड बिल्डअप ज़्यादा हो गया बॉडी में। एसिड बिल्डअप ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हम क्या देंगे, बॉडी में बेस देंगे टू न्यूट्रलाइज द पीएच, राइट, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड देंगे। डिहाइड्रेशन है, अगर एक्सेसिव डायरिया हो गया है तो डायरिया में क्या है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है बाइकार्बोनेट का, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी तो फ्लूइड की ज़रूरत है। देन लैक्टेट सोल्यूशन भी देंगे, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। तो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन में क्या होता है, लैक्टेट प्रेजेंट होता है, ये जो लैक्टेट है ये लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है और बेस बनाता है, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, तो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन भी दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट पिल्स, जैसे कि मैंने बताया। देन अगर पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे, इंसुलिन इन डायबिटीज रिलेटेड कीटोएसिडोसिस। लेकिन इंसुलिन का एक और चीज है, इंसुलिन क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है। तो अगर इंसुलिन पेशेंट को दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको मॉनिटर करते रहेंगे, जो पोटेशियम उसका लेवल देखते रहेंगे। देन करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लाइक हाइपरकैलेमिया, अगर हाइपरकैलेमिया पेशेंट को हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी ट्रीट करेंगे। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट को डायलिसिस करवाएंगे, क्योंकि जो किडनीज हैं वो फेल हो गई हैं एसिड को बाहर निकालने के लिए, तो डायलिसिस जरूरी है। इन केस मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी नीडेड। और अगर पर्सन ज़्यादा इल है और वो उसके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो ये भी डर है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी ना हो जाए, ज़्यादा ही CO2 बाहर ना चल जाए। या फिर अगर पेशेंट के लंग्स भी वर्क नहीं कर पा रहे, वो CO2 भी बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो हो सकता है हमें पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर भी डालना पड़े, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे, एसिड बेस बैलेंस, और CO2 बहुत ज़्यादा भी बॉडी से बाहर ना चली जाए, और CO2 जितनी जानी चाहिए एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो भी कर सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू। और अगर हाइपोक्सिया की कंडीशंस हैं, अगर रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं तो उसको ट्रीट करेंगे, राइट, वो देखेंगे कि कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, बॉडी में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, अगर सर्कुलेटरी शॉक है तो उसको ट्रीट करेंगे। तो बेस्ड ऑन द कोजेज हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो आई होप आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी समझ आ गया हो। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अदर वीडियोज ऑफ एसिड बेस बैलेंस or acid base imbalance. Thank you.